हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसमें जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। देखिए, ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतर साबित हो सकती है। इसमें वो चीज़ बताई गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी चीज़ें तो सारी बताई गई हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी यहाँ पे एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि डाइवर्सिटी कन्फ्लिक्ट्स बट वी हैव टू लिव टुगेदर। देखिए, हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट होना भी तय है इनमें, यानी लड़ाई झगड़े होना भी इनमें तय है। मतभेद, मनभेद, मतभेद। ठीक है, बट वी हैव टू लिव टुगेदर, हमें साथ साथ रहना है। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की वजह से क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं। बट हमें साथ रहना है। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन हमें तो साथ रहना है ना। तो हमें साथ रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री होना होगा। बट वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स दैट अलाउ कोऑर्डिनेशन अमंग अस। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी से कन्फ्लिक्ट, बट वी हैव टू लिव टुगेदर, सो वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स दैट अलाउ कोऑर्डिनेशन एमोंग अस। जो हमारे बीच में मनोबल या हमारे बीच में जो सहमति है वो बनाए रखें। और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेसिक रूल से आएगा। और बेसिक रूल्स कहाँ से आएंगे? बेसिक रूल्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई रिलीज पावर्स एंड आल्सो आल्सो अप्लाई लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट। तो ये रूल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। जो रूल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर्स के रूप में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या देता है? गवर्नमेंट को पावर देता है कि आपकी ये पावर है, मुख्यमंत्री जी आपकी ये पावर है, प्रधानमंत्री जी आपकी ये पावर है, गवर्नर आपकी ये पावर है, प्रेसिडेंट आपकी ये पावर है। सॉरी, लेकिन उन पर ये लिमिटेशन भी लगाता है। जैसे आपकी बस इतनी ही पावर है, आपकी इतनी पावर है और आपकी इतनी ही पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई एंड रिलीज पावर बट आल्सो अप्लाई लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। और ये लिमिटेशन कहाँ से लगाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल के द्वारा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल देता है सिटीजन्स को, ताकि गवर्नमेंट उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। क्योंकि सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट तो चाहे कुछ भी कर सकती है। तो सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट देता है कि यानी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस पर रिलीज एंड पावर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पर चेक भी लगाता है, ताकि गवर्नमेंट अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर देती है उनका गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, और चेक कैसे लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन? वो चेक लगाता है बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंश्राइन एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें बोला फंडामेंटल राइट्स एंश्राइन एक्सप्रेशंस ऑफ सोसाइटी। यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं? एस्पिरेशंस यानी इच्छाएं ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो इच्छाएं, वो जो चाहते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में हम देख सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है? क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारी सोसाइटी का चाहती है कि उनका शोषण ना हो। तो हमारी सोसाइटी कैसी है? जिनका शोषण नहीं होना चाहिए वो खुद का शोषण नहीं होने देती। ठीक है, तो हमें इसकी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा क्या पता चल रहा है कि हमारी सोसाइटी की सोच कैसी है। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। राइट फॉर एजुकेशन, उन्हें पढ़ना है। राइट टू लाइफ आती है, राइट टू लिव, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे राइट्स हैं। तो ये हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सोसाइटी को
कि आप लोगों की इच्छाओं को देखो, परखो और उन्हें अपनाओ और उन्हें लागू करो। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताता है कि आप जो सोसाइटी है, जो सिटीजन्स है, उनकी इच्छाओं को लागू करो, यानी उन इच्छाओं को समझो और उनको उनके कदम उठाओ उनकी तरफ। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? डीपीएसपीस। डीपीएसपीस क्या होती है? डायरेक्शन फॉर गवर्नमेंट टू हाउ गवर्नमेंट वर्क। इन सिंपल डेफिनेशन डीपीएसपी क्या होती है कि ये गवर्नमेंट को बताती हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। डायरेक्शन फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन होती है। टू हाउ गवर्नमेंट वर्क, कि गवर्नमेंट को काम कैसे करना है। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बाद दी हुई है। ऐसे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक हैं और 35 से 51 तक क्या है? डीपीएसपीस हैं। तो डीपीएसपीस में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। जैसे मतलब गवर्नमेंट को क्या काम करना है इन शॉर्ट, जैसे एजुकेशन के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, चाइल्ड सेफ्टी के लिए काम करना है, बॉन्डेड लेवल के लिए काम करना है। तो डीपीएसपी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। और डीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल कौन से हैं? 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट है और 36 से 51 तक कौन कौन से हैं? डीपीएसपी दी हुई है आर्टिकल में। आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, नोट, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है। मोड ऑफ प्रमोलगेशन मीन्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। मोड ऑफ प्रमोलगेशन ये कीवर्ड है वाक्य में, जिसका मतलब होता है हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। मोड ऑफ प्रमोलगेशन का मतलब है हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। विच हैज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो ब्रिटिश टाइम पर जो प्रोविंस होती थी ब्रिटिशर्स की, जैसे बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, तो उन जो प्रोविंस थी सारी, उनमें से इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स आए थे, यानी हमने वोट नहीं दिया था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड आए थे। यानी उनका जो ऑफिस था, उनका जो इंस्टीट्यूशन था, उनका काम करने की जो जगह थी, उसमें से वो जो लोग बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने उनको वोट दिया था। हमने नॉर्मल सिटीजन से उनको वोट नहीं दिया है। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली समझा गया। जो जैसे अब होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या होता है? विधानसभा, जो आपकी स्टेट की पार्लियामेंट होती है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो प्रोविंशियल मतलब ब्रिटिश टाइम पे प्रोविंसेस होती थी ब्रिटिशर्स की, तो उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी अभी तो हमारी होती है विधानसभा, पहले जो विधानसभा होती थी ब्रिटिशर्स की, उनकी बात करता है। This was made on advice of plan proposed by committee of British cabinet known as cabinet mission। अब इस बात को समझो क्या कर रहा है ये पॉइंट। This was made on advice of, यानी ऐसे इलेक्शन होना है इनडायरेक्टली। तो वो कैसे पता चला? This was made on advice of plan proposed by committee, यानी एडवाइस दी गई थी ऑफ प्लान बनाया था किसने? उससे एडवाइस दी गई थी। प्लान किसने बनाया था? कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट कहाँ पे? जैसे इंडियन कैबिनेट कहाँ पे? इंडिया में। तो ब्रिटिश कैबिनेट मतलब यानी जो ब्रिटिश का शासन था, मतलब अपने देश में ब्रिटिश का जो अपना शासन था यूरोप में, वहाँ से एक कमिटी बनी और उस कमिटी का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। जो तरीका था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, वो दिस वाज मेड, यानी क्या तरीका, ऑन एडवाइस ऑफ प्लान, यानी किसकी सलाह पर लिया गया था? प्लान प्रपोज्ड बाय कमिटी, यानी जो कमिटी थी ब्रिटिश कैबिनेट की,
ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी ने एक प्लान बनाया और प्लान से एडवाइस दिया, यानी प्लान बनाया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चुनाव हो, कैसे वो जो उसमें जो लोग आएंगे उनका अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। और उस कमेटी का नाम क्या क्या है? कैबिनेट मिशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड टू मेड बाय 9 दिसंबर 1946, यहाँ पे 9 है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड टू मेड बाय 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना स्टार्ट हो गया था। किसी एडवाइस पे जो प्लान बनाया था किसने? कैबिनेट मिशन जो कम्युनिटी थी, कैबिनेट मिशन कमेटी थी, कहाँ की कम्युनिटी थी? ब्रिटिश कैबिनेट की, यानी ब्रिटिश में जो ब्रिटिश जो यूरोप में जो ब्रिटिश का जो वो है कंट्री, वहाँ पे जो शासन करते थे उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने प्लान बनाया, प्लान से एडवाइस दी किसको? इंडियंस को, कि वो कैसे इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड टू मेड बाय 9 दिसंबर 1946। देयर आर टोटल 389 मेंबर्स इन असेंबली, यानी जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने संविधान बनाया, उसमें कितने मेंबर थे? 389। 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। इन विच 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड यहाँ पे अदर फोर नहीं है, ये 4 नहीं है, 4 है, ठीक है। एंड अदर 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यानी टोटल मेंबर कितने थे? 389 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है पार्टीशन से पहले, क्योंकि पार्टीशन के बाद 99 मेंबर्स पाकिस्तान के अलग हो गए थे और बाकी जो बचे 299 उन्होंने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। वही पढ़ेंगे आगे हम अभी। क्या बात कर रहे थे? इन विच 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे भारत के अंदर बहुत सारे, तो वहाँ से कितने लोग आए थे? 93 आए थे। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मद्रास हो गई, बॉम्बे प्रोविंस हो गई, बंगाल प्रोविंस हो गई, तो वहाँ से कितने मेंबर आए थे? 292 मेंबर्स आए थे, ठीक है। एंड अदर 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यहाँ से जो वो कंट्रोल करते थे, जैसे दिल्ली, अभी दिल्ली हमारी पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली में, तो वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल, वहाँ से कंट्रोल होता है सब। तो वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो 4 प्रोविंस थी, वहाँ से वो कंट्रोल करते थे अच्छी तरह। दिल्ली हो गया एक, तो ठीक है, तो दिल्ली की तरह ही 4 प्रोविंसेस थी जहाँ से वो क्या बोलते हैं इनको? कमिश्नर प्रोविंसेस। तो 93 और प्रिंसली स्टेट्स, यानी हमारे इंडिया के जो थे राजा रजवाड़े से पहले थे, अलग अलग अपना अपना एरिया था। और 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड अदर फोर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस, एंड दिल्ली वगैरह जो शासन के लिए जो सिटीज़ थी वो, ठीक है। अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। अब हमें सीट बांटनी है, तो किस आधार पर हम सीट देंगे कि इतने इस प्रिंसली स्टेट से इतने लोग आएंगे, इस प्रोविंस से इतने लोग आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो एक सीट कितने लोगों पर है? एक सीट है 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर, यानी किसी प्रोविंस से मान लो किसी प्रोविंस में 20 लाख लोग हैं, तो 20 लाख और 10 लाख पे एक सीट मिल रही है, बोला तो यहाँ पे एक सीट 10 लाख लोगों पर मिलेगी, तो 20 लाख पर 2 सीट हो गई, यानी उस प्रोविंस से जिसमें 20 लाख लोग हैं वहाँ से कितने लोग आएंगे? 2, ठीक है। तो ऐसे ही इस रेशियो में बांटा था कि कितने लोग आएंगे, ठीक है। इन ईच प्रोविंसेस सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, यानी जो प्रोविंसेस थी वहाँ से जो सीट थी वो रिजर्वेशन दिया गया था, इन शॉर्ट अमंग मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल के लिए, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट से होंगे वहाँ से तो राजा ही आएंगे वो, और राजा उनके कोई विशेष सलाहकार, विशेष मंत्री वो आएंगे। और प्रोविंस, क्योंकि वो तो राजा रजवाड़े हैं, वहाँ पे तो सिर्फ राजा ही चलती है, तो वहाँ से तो कोई रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पे। और लेकिन प्रोविंस जो थी ब्रिटिश प्रोविंस, उसमें रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है।
Provincial legislative assembly elect their own represented by method of proportional representation with single transferable vote. यानी जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ब्रिटिश से प्रोविंसेस थी, वहाँ से कुछ लोग भेजने थे। अब किन लोगों को भेजा जाए, तो इनके लिए एक तरीका अपनाया गया था जिसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक मेथड होता है जिससे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, हमारी जो आज की राज्यसभा है उसका भी चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ से इसी का मतलब इसी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यसभा का इसी तरीके से चुनाव होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस मेथड को अच्छी तरह। जब का जो चैप्टर है इलेक्शन वाला, उसमें राज्यसभा का हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर, ठीक है, सुनना है। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग भेजने थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, इस तरीके से सेलेक्ट किए गए थे, ठीक है। 3 जून 1947 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्लान आल्सो नोन एज लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ कंट्री देन फ्रॉम 15 अगस्त 15 यहाँ पे, ठीक है, अगस्त 1947 299 मेंबर्स मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो प्लान है 3 जून 1947 का जो प्लान है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। 3 जून 1947 के प्लान को लॉर्ड माउंटन प्लान कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड ड्यू टू पार्टीशन कंट्री, जैसे 15 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो गया था। तो पहले कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, और अब कितने हो गए? अब 299 में, इसमें से 299 मेंबर्स, इसमें से 299 मेंबर, एक मिनट, 389 मेंबर्स थे पहले टोटल। अब इसमें से 89, एक मिनट, इसमें से 99 मेंबर्स जो होंगे, एक मिनट, बिफोर पार्टीशन, ये मेंबर्स हैं बिफोर पार्टीशन, ठीक है। और डिवीज़न के बाद कितने हो गए थे? 299 मेंबर्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। और प्लस 99, ये 99 पाकिस्तान के लिए चले गए थे, ठीक है। और 389 टोटल मेंबर्स थे, और जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वो 99 लोगों को लेकर अलग हुआ था, ठीक है। और 299 बाद में 299 मेंबर्स ने क्या बनाया था? भारत का संविधान बनाया था, ठीक है। तो 3 जून 1947 फिनांशियल डेवलपमेंट प्लान। देखिए जो जब भारत अलग हुआ था, सॉरी पाकिस्तान अलग हुआ था इंडिया से, तो कितने मेंबर्स अलग किए जाए, मतलब बांटे जाए दोनों के बीच में, वो आइडिया किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। और कब दिया था? 3 जून 1947 को दिया था कि इतने मेंबर्स पाकिस्तान के लिए चले जाएँ और इतने मेंबर्स इंडिया के लिए चले जाएँ, ठीक है। तो इसलिए लॉर्ड माउंटन प्लान कहा जाता है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 से पक्का हो गया था कि पाकिस्तान भारत से अलग होना है। और लेकिन अलग कब हुआ था फाइनली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 3 जून 1947 प्लान बता दिया मैंने। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड ड्यू टू पार्टीशन कंट्री देन फ्रॉम 15 अगस्त 1947 299 मेंबर्स मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में भारत 15 अगस्त 1947 के बाद 299 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जारी किया था, ठीक है। से 9 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी समरी टाइप है ये। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
एंड 9 दिसंबर 1940 से 26 नवंबर 1949 तक क्या बना था, हमारा संविधान बना था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्यों हुआ था, ये आपने पढ़ा हुआ, जो लाहौर सेशन हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 26 जनवरी 1930 या 1931 को बोला था शायद, हम क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन आज़ादी मिल नहीं पाई थी। तो इसलिए हम क्या, उस बात को याद रखते हुए, उस बात को याद रखते हुए 26 जनवरी को ही हमने संविधान लागू किया। बन तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 साइंड बाय 24 मेंबर्स। बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को साइंड बाय 284 मेंबर्स, एक सिग्नेचर लिए थे। और बना मेंबर्स कितने थे, 299। 310 तो पहले थे, अब 299 हो गए। अब 284 कैसे हुए सर ये, तो कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए 284 मेंबर्स बचे हैं। ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी, ओल्ड हो गए थे, इसलिए 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, असेंबली हैड 28 एस सी मेंबर, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो असेंबली में करने थे 28। ठीक है, 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 मेजर कमिटीज वर मेड यूजुअली हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बन रहा था तो 8 मेजर कमिटीज बनी थी। मेजर कह रहा हूँ मैं, कमिटी से बहुत सारी बनी थी, लेकिन मेजर की बात कर रहे हैं। हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, उन्होंने कमेटी बनाई थी। ठीक है, असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 month। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बना था। तो कितना टाइम हो गया, 2 साल 11 महीने टाइम हो गया। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में 166 डेज जो असेंबली थी वो मिली थी, यानी अब रोज तो आएंगे, आप सोच रहे होंगे 2 साल 11 महीने रोज आते थे, लेकिन रोज नहीं आते थे, 166 डेज आए थे। ठीक है, और उसमें क्या था, सेशन वर ओपन टू ऑल। इसका मतलब है कि सेशन जो नॉर्मल लोग थे वो आकर देख सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है। ठीक है, उनके डिबेट सुन सकते थे। ठीक है, उनकी क्या बात कर रहे हैं वो जान सकते थे, वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते थे। ठीक है, इसी बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वाज पास्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज था, और पास्ड ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू, विच डिफाइन एम्स ऑफ असेंबली। 13 दिसंबर 1940 को 9 दिसंबर 1940 से बनना चालू हुआ था, और 13 दिसंबर 1940 को एक डॉक्यूमेंट पास किया जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें कहा था वो एम्स ऑफ असेंबली को बता रहा था, यानी जो असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका क्या मोटिव है, उसका क्या एम्स है, उसका एम क्या था, वो फिर वो उसका एम था एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उसका एम था। और इस पर राइट्स की बात की जाए, इक्वलिटी, फ्रीडम वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट बात ये, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल वगैरह हैं, जो बेसिक चीज़ें, वो अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, यानी देखा गया कि कौन अच्छी चीज़ें हैं, फिर उनसे देख कर लिया गया है और उसको मॉडिफाई किया गया है। उस पर डिबेट डिस्कशन हुए थे, और बाद में उनको
मॉडिफाइड तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। और ऐसे हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, मेजोरिटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस हुई है। और दूसरी बात, इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, टीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से ली गई है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है। ठीक है। और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या ले गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशरी। वैसे जुडिशरी जो है इंडिया की सबसे ताकतवर मानी जाती है, ली गई है यूएसए से, लेकिन पावर थोड़ी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया है, उसमें से लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ठीक है। कनाडियन का लिया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कनाडा को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पहले ये समझते हैं। फेडरल मतलब पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना, मतलब पावर को बांटना, शेयर करना। जैसे सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट होती है पंचायत वगैरह। उनमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर नीचे की तरफ देनी पड़ती है। ठीक है, शेयर करनी पड़ती है लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ। और क्वासी का मतलब क्या है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिक गवर्नमेंट है। यूनिक कैसे, क्वासी फेडरल है हमारे पास। क्वासी मतलब थोड़ा टिल्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल से तो डेफिनेट होगी, तो स्टेट से भी थोड़ी पावर सेंट्रल पर ज़्यादा होती हैं। वो सारी बातें हम अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ठीक है। और शेयर कीजिए। थैंक यू।